हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और स्पेशली हम यह सीरीज़ डीआरडीओ के लिए चला रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके डीआरडीओ के एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन वीडियोज़ में मोस्टली जो है क्वेश्चन जो है आपकी नेमी के बुक से प्रिपेयर किए गए हैं, तैयार किए गए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही सेप्टेम्बर 9 के जो एग्ज़ाम हुआ था डीआरडीओ का, उससे संबंधित भी क्वेश्चन इसमें हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। तो उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी आप लोगों की यूज़फुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप वीडियोस को देखेंगे उतनी आपका उसके अंदर उतना ही आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को बार बार देखें और अंत तक देखें। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन देखते हैं, कहते यार ये तो आसान क्वेश्चन है, फिर आप वीडियो को स्किप करके आगे चले जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अब तक आपने नहीं देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लगातार और कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, ताकि आपको पूरा इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब बिना किसी तरीके। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, वीपिंग रस्सी के सिरों को खुलने से बचाने के लिए ट्वाइन या सॉफ्ट वायर से बांधने की विधि है। तो वीपिंग क्या है? वीपिंग कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की विधि है जिसमें रस्सी को खुलने से बचाने के लिए, ठीक है, उसके सिरों को हम ट्वाइन या सॉफ्ट वायर से बांध देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। या आपसे सिंपली यहाँ से क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है कि क्या है, रस्सी को खुलने से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो हम रस्सी को खुलने से बचाने के लिए उसके सिरे को जो है वीपिंग विधि द्वारा क्या करते हैं, ट्वाइन या सॉफ्टवेयर से बांध देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रस्सी क्या होती है। तो जो रस्सी होती है आपकी, वह रस्सी को जो है हम अलग अलग फाइबर के सूत को एक साथ स्पन करके बनाते हैं। ठीक है, और रस्सी के निर्माण के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं वो मुख्य रूप से जैसे कि हेम हो गया, मनीला हो गया। ठीक है, ये पदार्थ जो है आपका, या स्टील हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका सिंथेटिक वायर हो गया। इन सब पदार्थों का प्रयोग करके हम रस्सी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद ही जो है आपसे इसमें रस्सी के जॉइंट से संबंधित इसके मतलब कि किस प्रकार के नॉट बनता है इसमें, और इससे संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, जैसे कि रस्सी को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने को हम नॉट कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि रस्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने को नॉट कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन से पूछा जाता है आपसे कि रस्सी को जब मोड़ा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो रस्सी के मोड़ने की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसको हम बाइट कहते हैं। ठीक है, और बाइट को ही हम क्या करते हैं, बाइट के साइड को जब दोनों साइड जो होते हैं बाइट, उसके दोनों साइड को हम क्रॉस कर देते हैं, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लूप या टर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके बेसिक टर्म है जो आपके और वायर से संबंधित है, आपको याद होने चाहिए। और मटेरियल की बात करें तो जैसे कि हेम हम आपको बताएं, ठीक है, या मनीला बताएं। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये भी पूछा जाता है कि तैयार किससे किया जाता है, हेम या मनीला किससे तैयार किया था? तो ये जंगली जो केले के पौधे होते हैं, इनके फाइबर से ये हेम या मनीला तैयार किया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हेम या मनीला कैसे तैयार किया था? तो जंगली केले के पौधे के फाइबर से जो है इनको हम तैयार करते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इससे एक और क्वेश्चन हमको याद आ गया। ठीक है, अभी कि इसमें एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है रस्सी से संबंध। ठीक है, कि रस्सी को बिना काटे हुए, ठीक है, उसको छोटा करना हो तो उसके लिए हम किस नॉट का प्रयोग करते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है कि रस्सी को काटे उसको बिना छोटा करने के लिए हम सिप सैंक, ठीक है, एक बार पुनः बता देते हैं आपको कि रस्सी को काटे बिना छोटा करने के लिए सिप सैंक नॉट का प्रयोग हम करते हैं। और नॉट क्या होता है? तो रस्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मशीन पर टूल को पकड़ने के लिए दो प्रकार के टेपर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि मशीन पर टूल्स को पकड़ना हो तो हम उस पर टेपर देते हैं, और ये दो प्रकार के हम टेपर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है। एक होता है सेल्फ होल्डिंग टेपर और एक होता है सेल्फ रिलीजिंग टेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल्फ होल्डिंग टेपर किसको कहेंगे। ठीक है, तो जो सेल्फ होल्डिंग टेपर्स होते हैं, इनका उपयोग जो होता है बिना किसी लॉकिंग डिवाइस के कटिंग टूल्स को पकड़ने या उसको चलाना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सेल्फ होल्डिंग टेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके ड्रिल होते हैं, रिवर्स होता है, ये आपके क्या है? सेल्फ होल्डिंग टेपर्स के क्या है? एग्जाम्पल्स है। ठीक है, और उसके बाद है आपका एक सेल्फ रिलीजिंग टेपर होता है। ठीक है, तो सेल्फ रिलीजिंग टेपर क्या होता है? तो यह जो है मिलिंग मशीन पर
मतलब इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मिलिंग मशीन पर स्पिंडल नोज होता है या आर्बर जो होता है उस पर हम इसको क्या करते हैं, सेल्फ रिलीजिंग टेपर को देते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिलिंग मशीन के स्पिंडल या नोज पर कौन सा टेपर दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि सेल्फ रिलीजिंग टेपर दिया जाता है। ठीक है, और कुछ कॉमन क्वेश्चन है जैसे कि आपके एग्जाम में बहुत सारे टेपर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि कौन, जैसे कि आपसे पूछा था एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि मेट्रिक टेपर में उसके व्यास पर टेपर कितना होता है। तो यह होता है 1:20, यानी कि 1:20 का आपका अनुपात होता है मेट्रिक टेपर में। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और कई सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है जो कि पूछा जाता है आपसे कि पिन टेपर का अनुपात क्या होता है। तो पिन टेपर का अनुपात आप याद रखेंगे कि 1:50 होता है, यानी कि 1:50 का अनुपात होता है आपका किसका, पिन टेपर का अनुपात होता है। इसके बाद एक और क्या कहते हैं जो है पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे टेपर से संबंधित ही कि की या कीवे में कौन सा टेपर होता है। तो इसके लिए हम 1:100 यानी कि 100 का अनुपात होता है की और कीवे टेपर्स में। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इतना तो आपको जानकारी होगी ही, बहुत सारे दिनों से आप तैयारी करें तो। ठीक है, अगर आपने बहुत दिन से तैयार नहीं करें, अगर हमारी इस वीडियो को भी लगातार जितनी भी हमने वीडियो अभी तक अपलोड की है, अगर इन सारी वीडियो को भी आप देख लेते हैं तो ये जो है मोर देन सफिशिएंट होने वाला है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लॉक फाइल बड़ी सतहों जो है ब्लॉक फाइल का उपयोग बड़ी सतहों पर फाइल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक फाइल क्या है, आपके स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आती है जिसका प्रयोग हम बड़ी सतहों या चौड़ी सतहों पर फाइलिंग करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, इससे स्पेशल फाइल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि सातूथ यानी कि लकड़ी काटने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए कौन से फाइल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको याद रखेंगे कि लकड़ी काटने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए हम जो है मिल सा फाइल का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो ब्लॉक फाइल होती है इसका एक क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि आपका इसका क्रॉस सेक्शंस के बारे में। तो ये आप याद रखेंगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है जो है रेक्टेंगुलर या मतलब कि आयताकार होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक कोई स्पेशल फाइल्स होती हैं बहुत सारी जैसे तो जैसे कि एक आपसे पूछता है ठीक है बेंड सा फाइल। ठीक है, तो बेंड सा फाइल होता है जो है इसमें फाइल के अलग अलग सेगमेंट को मिला करके बनाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेंड सा फाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये फाइल से स्पेशली क्वेश्चन जो है आपके स्पेशल फाइल से पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है स्टड के दोनों सिरों पर थ्रेड बनी होती है। तो जो स्टड क्या है, ये एक प्रकार फास्टनर होता है। ठीक है, जिसके दोनों एंड पर थ्रेड आपकी बनी होती है। ठीक है, और यह जो है आपका अस्थाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, कि जो अस्थाई फास्टनिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टड किस प्रकार का फास्टनर है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि स्टड जो है अस्थाई फास्टनर है। ठीक है, और ये इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसका प्रयोग जो रहता है उन असेंबली में करते हैं जहाँ पर जो है जिन्हें मतलब कि बार बार हमको अलग करना हो, नहीं हटाना हो। ठीक है, तो यह है आपको याद रखेंगे। ठीक है, चूँकि हम डिस्कशन ज़्यादा करें तो ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, तो प्लीज़ हम कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करें, आपको जल्दी आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत पतले सेक्शन के सीट मेटल के लिए सेल्फ टेपिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे बहुत पतले सीट मेटल के लिए मेटल हों वहाँ पे हम सेल्फ टेपिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सेल्फ टेपिंग जो स्क्रू हैं ये अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। जैसे कि आपका एक होता है सेल्फ हार्मिंग, ठीक है, और एक होता है सेल्फ कटिंग, उसके बाद एक होता है सेल्फ पियर्सिंग। तो ये 3 उसके प्रकार होते हैं, सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ कटिंग और सेल्फ पियर्सिंग। ठीक है, जो आपके इसमें इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपका पहला हम बताएं कि सेल्फ फार्मिंग, तो इसका प्रयोग क्या होता है, तो यह कह रहा है कि जो है ना सेल्फ फार्मिंग जो आपका स्क्रू होता है, ठीक है, इसका प्रयोग जो सॉफ्ट और पतले पदार्थों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन इससे स्क्रू से पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कि नेम प्लेट, ठीक है, इत्यादि को कास्ट आयरन की बॉडी पर फिक्स करने के लिए कौन से स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार पुनः आपको क्वेश्चन बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि नेम प्लेट इत्यादि को कास्ट आयरन की मशीन पर फिक्स करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग करेंगे।
तो नेम प्लेट इत्यादि को कास्ट आयरन की मशीन की बॉडी पर फिट करने के लिए हम हैमर ड्राइव स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वर्बली, ये वीडियो आपको पॉज करके नोट करके ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन एक वीडियो में हम मैक्सिमम 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं तो उसके साथ साथ में उससे संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते हैं हम उन सभी पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से एक क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा जो है आपके मोर देन 5 to 6 क्वेश्चन एक डिस्कशन करते हैं। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई करें 5 से भी तो 125 एटलीस्ट आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो फोकस करिए आपकी जो क्वेश्चन हम वर्बली बता रहे हैं उसको भी नोट किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मापने वाले इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली त्रुटि को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तो जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें त्रुटि होती है, ये कई प्रकार से त्रुटि हो सकती है। अगर जैसे कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही त्रुटि है तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी हमने माइक्रोमीटर में पढ़ा है हमने कि उसमें पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और जीरो एरर होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, आपके सिस्टमेटिक एरर कहलाएंगे, क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, हमारा यह क्या है, इस त्रुटि है, ये इस थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है, ठीक है। और जो है और इस इंस्ट्रूमेंट में जो है और भी प्रकार की जो त्रुटि आती है, जैसे कि आपका कई बार होता है कि ऑब्जर्वेशन एरर होता है, ठीक है। हम रीडिंग को सही प्रकार से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है उसको हम अगर रीडिंग आप सही से प्रकार से नहीं पढ़ पाते तो उस प्रकार जो त्रुटि होती है उसको हम ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ही जैसे कि कुछ एरर ऐसी होती हैं जैसे कि उसको हम रैंडम या एक्सीडेंटल एरर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर की बात करें तो जैसे कि अचानक से वातावरण ख़राब हो जाना, ठीक है, और हम आपको मतलब वातावरण में डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस को हम रैंडम या एक्सीडेंटल एरर कह सकते हैं, ठीक है। या उसके बाद होता है कॉन्टैक्ट एरर, ठीक है। कॉन्टैक्ट एरर में अगर किसी आपको ये जो एनविल है माइक्रोमीटर का उसके ऊपर किसी भी प्रकार की डस्ट वगैरह जम जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, आपका कॉन्टैक्ट एरर है। तो ये सारे आपके क्या है जो है आपके माइक्रोमीटर में या जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसमें कुछ एरर जो त्रुटियाँ होती हैं वो हम लोगों को देखने को मिलती है। और या जो थकान होती है, कभी कभी थकान की वजह से हम रीडिंग सही नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको हम भी उसी कैटेगरी में रखेंगे, ऑब्जर्वेशन एरर में रखेंगे, ठीक है। और किसी भी कंपोनेंट्स की माप लेने के लिए हम बताए थे आपको पिछली वाली वीडियो में कि जो एक स्टैंडर्ड तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। नहीं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कंपोनेंट्स की माप लेने के लिए, ठीक है, आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर माप लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का, चूँकि हमें लग रहा है कि हम डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हैं, चलिए जल्दी क्वेश्चन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, स्लिप गेज को कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करते हैं। तो स्लिप गेज जो होते हैं आपके इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ़ करना चाहिए, और साफ़ करने के बाद इसको जो है लेलिन के कपड़े से हम इसको क्या करते हैं, पोंछ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्लिप गेज से एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी रिंगिंग प्रक्रिया। तो स्लिप गेजों को आपस में रगड़ने को क्या कहते हैं हम, रिंगिंग प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। स्लिप गेज जो है आपके इसके मुख्यतः आपके 4 ग्रेड होते हैं, 0, 0, 0, 1 और 2 ग्रेड, ठीक है। तो 0, 0 का जो ग्रेड होता है वो कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है, आपको याद रखेंगे। और 0 केवल जिसमें एक 0 हो उसका इंस्पेक्शन ग्रेड का लिए होता है। 1 नंबर का जो होता है वो प्रिसीजन टूल रूम या टूल रूम में प्रयोग किया जाता है, और जो सेकंड ग्रेड का होता है वो वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। पुनः आपको बता दें कि स्लिप गेज जो है आपके 4 ग्रेड में मिलते हैं, जैसे कि 0 ग्रेड 0, ठीक है। तो ये आपका होता है 0, 0 ग्रेड का कैलिब्रेशन ग्रेड होता है, ठीक है, ये कैलिब्रेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और 1 एक 0 केवल 0 एक ही 0 वाला होता है उसको इंस्पेक्शन ग्रेड कहते हैं। एक 1 नंबर का होता है उसको प्रिसीजन टूल रूम में प्रयोग किया जाता है, और एक सेकेंड ग्रेड का होता है उसको हम वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए किया जाता है। तो ये एक प्रकार की डिवाइस मशीन होती है जिसका प्रयोग हम वेल्डिंग शॉप में करते हैं, और इसके द्वारा हम एसी करंट को डीसी करंट में बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का, फेरस धातु की वेल्डिंग नहीं है, यहाँ पे वेल्डिंग है, ठीक है। फेरस धातु की वेल्डिंग के लिए डीसी वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम हम आपको ज़्यादा ले चुके हैं इसलिए केवल वेल फॉर्म में आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपको कई सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और आपसे पूछा जाता है सेम क्वेश्चन कि वेल्डिंग करने की सबसे आसान विधि कौन सी है, तो फ्लैट पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में रिपीट हो गया है, ठीक है।
तो उम्मीद है आगे भी रिपीट ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको नोट करके रखना है और याद होना चाहिए आपको, ठीक है, कि कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, वेल्डिंग मशीन का साइज़ उसके आउटपुट एम्पियर से निर्धारित किया जाता है, यानी कि वेल्डिंग मशीन का साइज़ जो है हम उसके आउटपुट एम्पियर से लेते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज़, 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन है आर्क को स्थिर करने के लिए इलेक्ट्रोड की कोटिंग की जाती है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो जो आपकी वेल्डिंग के लिए जो पूरा जो फिलर मेटल होता है उसको हम वही इलेक्ट्रोड होता है आपका, ठीक है, और उसको उसमें जो आर्क जो उसको फ्लेम को जलाया जाता है तो उससे जो आर्क बनती है उसको स्थिर करने के लिए हम इलेक्ट्रोड की कोटिंग करते हैं, और यह आपकी कापर की कोटिंग की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक की ड्रिलिंग के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग कूलेंट की तरह किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक की ड्रिलिंग करनी हो तो आपको कूलेंट की कौन से कूलेंट का प्रयोग करेंगे, तो कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कास्ट आयरन की ड्राई फ्रिक्शन मतलब कास्ट आयरन के लिए किसी भी कूलेंट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका ऑप्शन में ड्राई एयर दिया है तो आपका आंसर होगा ड्राई एयर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही एल्युमिनियम से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्युमिनियम की ड्रिलिंग के लिए कौन से कूलेंट का प्रयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम के लिए हम केरोसिन ऑयल और माइल्ड स्टील के लिए जो है हम सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का, डक्टिलिटी के गुण होने के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद ही होगा, और या नहीं याद होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज़, और कई सारा एग्जाम में क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि धातु के जैसे कि किस कौन सी प्रॉपर्टी के कारण धातु के गुण जो है धातु को जो है एक पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है या तार बनाया जा सकता है, तो आपका वह गुण होता है डक्टिलिटी, ठीक है। और मेलेबिलिटी के द्वारा धातु की हम पतली शीटों में उसको फैला सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कीवे काटने के लिए क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि कीवे काटने के लिए हम क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इससे पूछा जाता है कोई चीज़ल से क्वेश्चन, एक वेब चीज़ल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेन ड्रिलिंग के बाद कौन सी चीज़ल का प्रयोग करते हैं, तो वेब चीज़ल का प्रयोग करते हैं, यह भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और चीज़ल का क्रॉस सेक्शन पूछा जाता है तो यह आपके ऑक्टागोनल होता है, यानी कि अष्टभुजाकार होता है, ठीक है। और चीज़ल आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड चीज़ल और एक हॉट चीज़ल, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्मृति शॉप और फोर्जिंग शॉप में हम हॉट चीज़ल का प्रयोग करते हैं, हॉट चीज़ल या हॉट सेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जबकि आपकी नॉर्मली कार्यों के लिए हम कोल्ड चीज़ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का, हाफ राउंड स्क्रैपर का कटिंग एंगल 45 to 65 डिग्री होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि हाफ राउंड जो चीज़ल है आपका, ठीक है, इसका जो है कटिंग एंगल जो होता है 45 to 65 डिग्री होता है, जो है आपके हाफ राउंड कटिंग एंगल जो है इसका, सॉरी कौन सा क्वेश्चन नंबर था हम लोग, हाफ राउंड चीज़ल, हाफ राउंड स्क्रैपर का कटिंग एंगल 45 to 65 डिग्री होता है, ठीक है, रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रैपर से संबंधित बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जैसे कि बड़ी बियरिंग सतहों पर स्क्रैपिंग के लिए कौन सी स्क्रैपर का यूज़ करते हैं, तो बड़ी बियरिंग की सतहों पर स्क्रैपिंग करने के लिए हम हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का, बड़ी बियरिंग सरफेस की स्क्रैपिंग के लिए हुक स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है, सॉरी यहाँ पे हमने क्वेश्चन 19 नंबर हो गया हमारा, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज़, ये बार बार डिस्टर्ब कर थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं 20 नंबर, ठीक है। बड़े व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए चेन पाइप रेंज का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि बड़े व्यास को पकड़ने के लिए हम जो है चेन पाइप रेंज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह जो है आपका हाई टेंसाइल स्टील से बनाया जाता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 50 to 150 होती है मिलीमीटर तक होती है, यानी कि इसे 50 से लेकर के 150 मिलीमीटर तक के व्यास के पाइप को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए फुलरिंग का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पे आपको लीकेज प्रूफ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका लीकेज प्रूफ या फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्लोरिंग का प्रयोग करते हैं, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसमें कि चूँकि फ्लोरिंग होता क्या है, ठीक है। तो जब कॉकिंग टूल की मोटाई, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि जब कॉकिंग टूल की मोटाई प्लेट की मोटाई के लगभग बराबर हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और कॉकिंग या फुलरिंग के लिए, ठीक है, जॉब के सिरे को जब 85 to
80 to 85 डिग्री तक इसको बेबल कर दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। एयरक्राफ्ट में सर्वाधिक पॉप रिवेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में, ठीक है, कि पॉप रिवेट का प्रयोग कहाँ पे होता है या एयरक्राफ्ट में कौन से रिवेट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट में जो है हम पॉप रिवेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके एक सिरे पे हेड बनी होती है, जबकि दूसरा सिरा जो है खोखला होता है, ठीक है। तो ये अभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। रिवेट सेट का प्रयोग प्लेट को एक साथ लाने के लिए किया जाता है। तो जो रिवेट सेट होता है, इसका प्रयोग जो है रिवेटिंग के समय दो प्लेटों को एक साथ में अलाइनमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं, मतलब रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है रिवेट से संबंधित एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, ड्रिफ्ट का प्रयोग। तो यहाँ पे रिवेट के प्लेटों को अलाइनमेंट पे लाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। और एक पूछा जाता है आपका जो है रिवेटिंग के लिए हम कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं। तो रिवेटिंग के लिए हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, ये जो कि आपको याद होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, जो पाइप को पकड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन था शायद, जो है आपका क्वेश्चन था कि दो विभिन्न साइज जो है दो अलग अलग साइज़ के पाइप को पकड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये शायद यहाँ पे थोड़ी सा देख लेंगे क्वेश्चन को, तो इसके बाद हम आपको कंफर्म करेंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न साइज़ के दो या दो से अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए हम निप्पल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जब साइज़ डिफरेंस हो, यानी कि अलग अलग साइज़ के दो या दो से अधिक पाइप को आपको आपस में जोड़ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम निप्पल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। और अगर ऑनेस्टली अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।